ज़्यादा है, 10 का पावर 5 दौड़ के बनेगा। और जो साथ में क्या बनेगा, प्लस सोडियम सल्फेट, मतलब तुमको क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड मिलेगा। फिर अगर मिलेगा तो हम कैसे जाने मिल गया एसिटिक एसिड, मिल गया कैसे पता चलेगा एसिटिक एसिड बन गया, क्या दिखाई देगा, क्या ऑब्जर्व क्या होगा, हाँ वेनिगर स्मेल, सिरके की स्मेल आएगी, वेनिगर स्मेल, सिरके की स्मेल आएगी, वेनिगर स्मेल। हाँ HCl भी कर लो, कोई बात नहीं, HCl भी डाल दो, कोई फर्क नहीं, वो भी वही होगा। जब HCl डालेंगे तो NaCl हो जाएगा। तब ये भी आ सकता है कि वेनिगर कंटेन फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। एग्जाम में ये भी आ सकता है, हो सकता है, मतलब कोई ऐसे भी पूछ सकता है एग्जाम में, पूछे कि प्रैक्टिकली पूछे ऐसा नहीं, कैसे भी पूछ सकता है। अच्छा, यदि मान लो इसी एसीटेट सॉल्ट सॉल्यूशन में हम कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डालें और साथ में एथाइल अल्कोहल भी डाल दें और डाल के गर्म कर दें, अब बताओ क्या होगा, अब क्या होगा, बताओ। स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड का सॉल्ट है, तोड़ देगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड एसिड का काम करेगा और वीक एसिड बेस का काम करेगा। ये एस्पेसाइन देगा, ये एस्पेसाइन लेगा, और ये लेने के बाद वही बन जाएगा एसिटिक एसिड, सेम एसिटिक एसिड यहाँ फिर बन जाएगा। अच्छा बन गया, फिर अब ये एसिटिक एसिड इसके साथ फिर रिएक्ट करेगा, एसिड अल्कोहल, और एसिड अल्कोहल बनाओ मिलाओ तो क्या बनता है, एस्टर, और एस्टर के साथ पानी भी बनता है, एस्टर CH3COO C2H5 प्लस वाटर। ये एसिड और ये अल्कोहल, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और उसमें से पानी निकलेगा, वाटर, और वाटर निकालेगा कौन, सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, कंसंट्रेट है ना, ये पानी सोखने का काम करता है, ये वाटर निकालेगा। और वाटर कहाँ से निकलेगा, देखो एसिड का OH निकलेगा, अल्कोहल का H, एसिड का OH, अल्कोहल का H बाहर आएगा, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और बन जाएगा एस्टर। एस्टर, इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। इसका मैकेनिज्म आगे तुम्हारे सिलेबस में है, क्योंकि एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है तो बोलेंगे एस्टरिफिकेशन। और ये रिएक्शन एसिड कैटलाइज होता है, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज ए कैटलिस्ट का काम कर रहा है। ये एस्टरिफिकेशन, इसमें एसिड का OH, अल्कोहल का H। अच्छा एस्टर बन भी गया तो हम कैसे जानेंगे एस्टर बन गया, हाँ स्मेल ऑफ राइपेंड फ्रूट, पके फल की स्मेल आएगी, हाँ स्मेल ऑफ राइपेंड फ्रूट, पके फल की स्मेल आएगी, इससे पता चल जाएगा एस्टर बन गया। और एस्टर के बहाने एसिटिक एसिड एसीटेट आयन का टेस्ट हो गया। तो एसीटेट को टेस्ट करने के लिए एस्टरिफिकेशन भी है, विनेगर टेस्ट भी है, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट भी है, और न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड भी है। मतलब इतने सारे टेस्ट से कंफर्म हो जाएगा कि एसीटेट है कि नहीं है। बोलो। हाँ ये भी मैकेनिज्म है, और इसका बताएंगे तो एस्टरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगा। आज का लेक्चर इनऑर्गेनिक है ना, हमने क्या बोला, एस्टरिफिकेशन एक मैकेनिज्म है, ये ऑर्गेनिक का पार्ट है। थोड़ा सा कैसे होता है, जब जो जिसको शुरू करेंगे तो पूरा कवर करेंगे ना, अच्छा है इसको रहने दो। इतना तो सुन लिया ना कि इसका OH इसका H, कैसे ये आगे बताएंगे। हाँ आगे देखो, ये था एसीटेट, अब आ जाओ ऑक्सलेट, अगला रेडिकल है ऑक्सलेट।
मतलब जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, जिस पर क्वेश्चन ज़्यादा बनता है ना, तो उसका हम टेलर दिखा देते हैं शुरुआत में। ये टेलर है कि एसिड का OH, अल्कोहल का H, बाकी क्या आगे है। हाँ, ऑक्सलेट। हाँ, C2O4 -2, ये आया कहाँ से? ऑक्सैलिक एसिड से। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला H2C2O4, जिसका स्ट्रक्चर है HOC⋯OH। ये ऑक्सैलिक एसिड और उसी का सॉल्ट है ऑक्सलेट, और इसी की हमको टेस्टिंग करनी है। सबसे पहले इसकी सॉल्बिलिटी, कि ऑक्सलेट सॉल्ट की सॉल्बिलिटी क्या है। सॉल्बिलिटी देखो, ऑक्सलेट्स ऑफ एल्कली मेटल, ऑक्सलेट ऑफ एल्कली मेटल and iron +2 soluble. Oxalates of alkali metal and iron +2 soluble. And other insoluble. Oxalates of alkali metal and iron +2 soluble, but other जो बाकी है और सब insoluble. इनसॉल्युबल। देखो, एक लाइन से मेरे प्रेसिपिटेशन टेस्ट बन गए अपने आप। अब इसी एक लाइन से हमारे 4-5 टेस्ट बन जाएंगे। हम एक लाइन याद करेंगे, कम से कम 4-5 रिएक्शन मेरे तैयार हो गए। हाँ, ऑक्सलेट्स और एल्कली मेटल, आयरन +2 सॉल्युबल। बाकी ऑक्सलेट जो है वो सॉल्युबल नहीं है। बाकी मतलब कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, सिल्वर, कोई भी ऑक्सलेट सॉल्युबल नहीं है। हाँ, सबसे पहले केमिकल टेस्ट करते हैं इसका। ऑक्सलेट का सॉल्ट ले लिया, हाँ ये सॉल्युबल है कि नहीं पानी में? सॉल्युबल है। हमने इसमें डाल दिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट HCl। बताओ, कोई हलचल होगी टेस्ट ट्यूब में? कुछ हलचल टेस्ट ट्यूब में होगी? कोई गैस, कोई एफरवेसेंस, कुछ भी होगा हलचल? जोर से बोलो। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, और स्ट्रॉन्ग एसिड को डाइल्यूट नहीं तोड़ता, कंसंट्रेट तोड़ता है। याद करो, हमने कहा था 6 डाइल्यूट में आते, 6 कंसंट्रेट में आते हैं। डाइल्यूट में कौन कौन आता है? कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट, नाइट्राइट और एसीटेट। बस यही डाइल्यूट से टूटते हैं। बाकी ऑक्सलेट, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये डाइल्यूट से नहीं, कंसंट्रेट से टूटते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड से आए हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड को कंसंट्रेट ही तोड़ सकता है, डाइल्यूट नहीं। मतलब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। टेस्ट में कोई हलचल नहीं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है। एसिटिक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये। फिर कहोगे हम कैसे मारे? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एसिटिक एसिड से भी। हाँ, कौन बताएगा कि ऑक्सैलिक एसिड एसिटिक एसिड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है? कोई कह रहा है उसमें 2 हाइड्रोजन है, 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, इसमें 1 एसिडिक हाइड्रोजन है। वो बात नहीं है। किसी के पास H+ बहुत ज़्यादा, लेकिन दे ही ना, तब है बहुत ज़्यादा, दे ही नहीं रहा, तो वीक एसिड हो गया। स्ट्रॉन्ग एसिड जो H+ जल्दी दे, भले एक हो लेकिन जल्दी दे, तो ये जल्दी देगा और ये देर से देगा। ये जल्दी क्यों देगा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है? ये बताओ, ये चीज़ कॉमन है कि नहीं? और जो चीज़ कॉमन होती है वो रिजल्ट डिसाइड, उस पर ध्यान किधर देंगे? वेरिएबल हो। बता, ये वेरिएबल है कि नहीं? हाँ, पता ये किस में आता है? +I। ये किस में आता है? और एसिडिटी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली टू। बताओ कब काम आएगा? इंडक्टिव इफेक्ट कब काम आएगा? बताओ जीओसी रिवाइज हो गया प्रैक्टिकल के बहाने। कुल मिलाकर के ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड को तोड़ने के लिए डाइल्यूट सक्षम नहीं है, कंसंट्रेट मिलाना होगा। मतलब इसी में तुम कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो या कंसंट्रेट HCl डाल दो, टेस्ट ट्यूब में हलचल होगी। क्या मिलेगा, क्या दिखेगा? जवाब इफरवेसेंस होगा। इफरवेसेंस, गैस निकलेगी, झाग। झाग के साथ गैस निकलेगी। वो गैस कौन सी होगी? CO2, और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड भी आएगी। मतलब इफरवेसेंस होगा, झाग निकलेगी, साथ में CO2 गैस भी निकलेगी और कार्बन मोनोऑक्साइड भी आएगी। याद करो CO2 तुम पहले भी कहीं पा चुके हो, कार्बोनेट में, और यहां भी मिल रही है, कार्बोनेट में मिली है। मतलब कार्बोनेट ऑक्सलेट में सिमिलरिटी है। तो जहां सिमिलरिटी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा, तुमको उलझाएगा, तुम्हारा काम है उसको अलग करो। कार्बोनेट को ऑक्सलेट से कैसे अलग करें? हाँ, कार्बोनेट में CO नहीं थी, यहां CO भी है, ये फर्क है। कार्बोनेट डाइल्यूट से टूटा था, ये कंसंट्रेट से, ये दूसरा डिफरेंस है। अच्छा, CO निकल रही है तो उसको कैसे पहचाने कि CO निकल रही है? जब आप इसको बर्न करोगे ब्लू फ्लेम आएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न विथ ब्लू फ्लेम, जबकि CO2 की पहचान क्या थी? लाइम वाटर, मिल्की। हाँ, वो भी है। मतलब क्वेश्चन आए, विच गैस बर्न विद ब्लू फ्लेम? 4 गैस लिखी, टिक मारना है। क्वेश्चन है, यानी कि सॉल्ट ऐसे से सॉल्ट ही अननोन पूछेगा, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। मतलब पूरी केमिस्ट्री को प्रैक्टिकल एंगल से देखना, बस प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल किसको बोलते हो? जिसमें ऑब्जर्वेशन हो, कुछ दिखे, चाहे गैस बने, चाहे इफरवेसेंस हो, चाहे कलर हो, वो प्रैक्टिकल है। और जिसमें कुछ ना दिखे लेकिन हो रहा है अंदर, वो एक रिएक्शन है बस। तो हम लोग केमिस्ट्री को प्रैक्टिकल के एंगल से देख रहे हैं, नाम है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, सॉल्ट एनालिसिस। अब जैसे मान लो कोई सॉल्ट दे दिया गया अननोन, और कर उसमें हमने एसिड डाला, एसिड HCl या सल्फ्यूरिक एसिड डाला, और उसमें से इफरवेसेंस हो रहा है, और वो जो गैस निकल रही है वो लाइम वाटर को मिल्की कर रही है। मिल्की, बता, इतना पढ़ने के बाद मेरा दिमाग चलेगा कि वो सॉल्ट एसिड के साथ जब इफरवेसेंस दे रहा है और गैस लाइम वाटर को मिल्की कर रही है, तो जरूर ये सॉल्ट या तो कार्बोनेट का हो सकता है, या तो सल्फाइड का भी हो सकता है, और ये ऑक्सलेट का भी हो सकता है, क्योंकि यहां भी तो इफरवेसेंस हुआ था, ये भी तो लाइम वाटर मिल्की किया था। हाँ, लेकिन फर्क है, जो SO2 गैस थी उसमें स्मेल थी, बर्निंग की स्मेल, जबकि इसमें कोई स्मेल। तो कह रहा है वो गैस में कोई स्मेल नहीं है, नो स्मेल। इसका मतलब ये कट गया, अब इन्हीं में से कोई एक होगा। यदि यहां लिख देता कि एसिड डाइल्यूट है तो ये हो जाएगा, कंसंट्रेट लिख दिया तो फिर ये हो जाएगा, बोलो। लेकिन वो केवल एसिड लिख के तुमको कंफ्यूज कर रहा है, किसके बीच? कार्बोनेट और ऑक्सलेट के बीच। तो फिर दूसरी पहचान ये होगा कि वो जो गैस को बर्न करेगा तो ब्लू फ्लेम दे रहा है, अब बर्न करे ब्लू फ्लेम नहीं दे रहा है। अब मान लो ऑप्शन में बोथ भी लिखा है, मतलब में भी दोनों भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। जब दोनों एक साथ होगा और ऑप्शन बोथ भी दिया है तो हम टिक कब मारेंगे? बोथ पर। देखो सामने, मजाक नहीं करो, इसलिए ना ध्यान नहीं टिकता तुम्हारा, निकल भी जाता है, क्योंकि कैटलिस्ट जिस रेट से फॉरवर्ड को उसी रेट से बैकवर्ड ही बढ़ाता है, ध्यान रखना।
सामने देखो, मान लो तुमको मिक्सचर दिया गया, हो सकता है उसमें कार्बोनेट भी हो और ऑक्सलेट भी हो, दोनों हो सकता है। और तुमको बहुत ऑप्शन भी दिया, टिक में बहुत मारे कि ना मारे, ठीक है। देखो सामने, अच्छा ये टूटता है डायलूट से, ये टूटता है कंसंट्रेट से। तो यदि तुम इसमें डायलूट एसिड डालोगे, HCl या सल्फर डालोगे, तो बताओ केवल यही टूटेगा? ये टूटेगा नहीं। अच्छा उसके बाद जो इफरवेसेंस होगी, इफरवेसेंस हो ही रही है, मतलब ये टूट रहा, ये टूटेगा नहीं, तुमने डायलूट डाला है। हाँ, इफरवेसेंस, इफरवेसेंस हो रहा है, झाग निकल रही है, और जो गैस है उसमें कोई स्मेलिंग नहीं है। निश्चित गैस CO2 हो सकती है, उसको तुमने लाइम वाटर में पास करा, मिल्की हो जाएगा। लाइम वाटर मिल्की होगा, बिल्कुल ठीक है। मतलब ये सारा टेस्ट बता रहा है कार्बोनेट है, कंफर्म, बोलो क्लियर। अच्छा ऑक्सलेट भी है या नहीं, इसको भी कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को गर्म कर देंगे, थोड़ा सा गर्म करेंगे। तब तक गर्म करेंगे जब तक इफरवेसेंस बंद ना हो जाए, इफरवेसेंस बंद ना हो, CO2 निकलना बंद। जहां सारा कार्बोनेट टूट जाएगा, सारा कार्बोनेट से रिएक्ट कर जाएगा, तो CO2 निकलना बंद हो जाएगी, इफरवेसेंस होना बंद हो गया। और जब इफरवेसेंस बंद हो गया, CO2 निकलना बंद हो गई, तब हम क्या करेंगे, इसी मिक्सचर में MnO2 चुटकी भर डाल देंगे, पिंच ऑफ MnO2 चुटकी भर MnO2 डाल देंगे इस मिक्सचर के अंदर। होगा क्या, बता इसका नेचर क्या है, बता इसका नेचर क्या है? ठीक है, एम्फोट्रिक है, एसिड बेस एम्फोट्रिक। एक होता है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग, उस एंगल से देखो इसको, ये ऑक्सीडाइजिंग है या रिड्यूसिंग है? इस वो तो ठीक है, इसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +4 है। अब बता मैग्नीज का स्टेबल वैल्यू क्या है? +2। कॉपी खोल के देखो, डी ब्लॉक की कॉपी खोल के देखो, मैग्नीज का स्टेबल है +2। भूल गया, कॉपी नहीं रिवाइज कर रहे हो, कॉपी खोल के देखो, मैग्नीज का स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट है +2, जबकि ये है प्लस, तो निश्चित ये 4 से 2 की ओर ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा। प्रोसेस, नेचर, तो मतलब इसका नेचर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा। इस समय क्या है ये +3, तो ये +3 से बढ़ के +4 में पहुंच जाएगा कार्बोनेट में। और जैसे 3 से 4 में गया, कार्बोनेट गया, बताओ एसिड तो है ही है, एसिड तो मिलाया हो, फिर से इफरवेसेंस शुरू हो जाएगा। जो इफरवेसेंस बंद हो चुका था फिर से शुरू हो गया। ये फिर से शुरू होने का मतलब इसमें ऑक्सलेट भी है। समझ में आया? अब क्वेश्चन देखो एग्जाम में कैसे आएगा, देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा, मिक्सचर व्हेन रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl give effervescence and the colorless no smelling gas evolve and the gas turn lime water milky. Now heat the mixture till effervescence होगा, उस मिक्सचर को गर्म करेंगे तब तक जब तक effervescence होगा। Now heat the mixture till effervescence occur. Now add pinch of magnesium dioxide, again effervescence occur. Identify the mixture, उसमें ये भी है, बोथ भी है, बोथ पे टिक मार दो। समझ में आया? तो MnO2 डालने के बाद फिर से इफरवेसेंस होना, ये इशारा कर रहा है कि वहां पर ऑक्सलेट भी है। नोट करो, टेक मिक्सचर, एड डाइल्यूट HCl or सल्फ्यूरिक एसिड, टेक मिक्सचर, एड डाइल्यूट HCl or डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, टेक मिक्सचर, add dilute HCl, dilute sulfuric acid. Effervescence occur. Effervescence occur. Colorless, odorless gas evolve. Colorless, odorless, ना उसमें कोई कलर है ना कोई स्मेलिंग है। Colorless, odorless gas evolve. And gas turn lime water milky.
the gas turned lime water milky. Now heat the mixture. Now heat the mixture till no effervescence occur. Now heat the mixture till no effervescence occur. उस मिक्सचर को इतना गर्म करो ताकि effervescence ना हो. Now heat the mixture till no effervescence occur. Now add pinch of manganese dioxide. Now add, अब क्या करेंगे? ऐड करेंगे. Now add pinch of, pinch मतलब चुटकी भर, pinch मतलब चुटकी भर. Now add pinch of manganese dioxide. Fresh effervescence occur. Fresh effervescence occur. Then mixture contain कॉमा, ऑप्शन क्या है? पहला कार्बोनेट, दूसरा ऑक्सलेट, तीसरा बोथ, चौथा नन. तो आंसर हो जाएगा बोथ. नहीं निकलेगा क्योंकि तुम डायल्यूट डाले हो, ऑक्सलेट टूटेगा ही नहीं. हाँ, जब NaOH डाल दोगे तो ये क्या करेगा? इस ऑक्सलेट को बदल देगा कार्बोनेट में, और जब कार्बोनेट में बदल गया तो अब CO कहाँ से आएगी? अब तो केवल CO2 ही आएगी. मतलब CO तुमको यहाँ मिलेगी ही नहीं, NaOH डालने के बाद भी नहीं मिलेगी. ठीक है, CO तो यहाँ से ना आ रही थी और MnO2 ने ऑक्सलेट को ऑक्सीडाइज कर दिया कार्बोनेट में, और कार्बोनेट तो CO2 देता है, CO देता ही नहीं है. हाँ समझ में? हाँ बोलो. H2SO4 अगर डालेंगे तो वो भी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. हाँ, लेकिन कंसंट्रेट डालोगे तब. कंसंट्रेट सल्फ्यूर ऑक्सीडाइजिंग है, डायल्यूट नहीं. ये बात सुन लो. सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर देखो, बैठ जाओ. सल्फ्यूरिक एसिड अंदर कितनी पावर है? सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर एसिड भी है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, ऑक्सीडाइजिंग पावर भी है, डिहाइड्रेटिंग पावर भी है. बोलो, सल्फ्यूरिकेशन का ही पावर है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग पावर, डिहाइड्रेटिंग पावर कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में है, डायल्यूट में नहीं है. और तुमने क्या इस्तेमाल किया है? डायल्यूट. तब बात समझो. तुम लोग जब आगे जाके पी ब्लॉक पढ़ाएंगे उसमें ऑक्सीजन फैमिली, सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड का पूरा स्ट्रक्चर, उसके फॉर्मूले, उसकी प्रॉपर्टी सब बताया जाएगा. वहां प्रॉपर्टी बताएंगे, रिएक्शन नहीं बताएंगे. रिएक्शन तो ये है. समझ में आया? ब्लॉक में केवल प्रॉपर्टी बताएंगे. सल्फ्यूरिक एसिड में इतनी पावर है, इतनी प्रॉपर्टी है, लेकिन उस प्रॉपर्टी को कैसे एग्जाम्पल हो? एग्जाम्पल तो ये सामने है. रिएक्शन इधर है, प्रॉपर्टी ब्लॉक में जाके. बोलो, बात समझ में आई? और देखो, मान लो तुम ऑक्सलेट के सॉल्ट सॉल्यूशन में KMnO4 डाल दो, बताओ क्या होगा? क्या होगा? सोडियम ऑक्सलेट का सॉल्ट सॉल्यूशन है और तुमने उसमें डाल दिया एसिडिफाइड KMnO4. बताओ क्या होगा? अब बताओ, इसका कलर पिंक होता है, क्या होगा? मतलब इतना ज्ञान हमने डाल दिया है कि तुम ध्यान से देखो, तुमको आंसर दिखेगा. बता सकते हो तुम? बता, इसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर पता रेंज के टॉप पर है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग हो गया. और यहाँ कार्बन का +3 है, जबकि कार्बन का स्टेबल है +4. बताइए कम है, मतलब ये रिड्यूसिंग, मतलब ये रिएक्शन हो गया रिडॉक्स. और जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो निश्चित ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, अपने रिड्यूस होगा. और जब ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, तो +3 से बढ़ के +4 जाएगा और +4 की CO2 गैस बाहर आ जाएगी. CO2. ठीक है, ये +3 से 4 में गया और ये अपने खुद +7 से +2 में जाए. +2 स्टेबल है और बन जाएगा MnSO4. और साथ में तुमको क्या क्या मिलेगा? साथ में मिलेगा K2SO4. इधर से क्या मिलेगा? Na2SO4 प्लस वाटर. मतलब ये रिएक्शन होगा. और MnSO4 कलरलेस रिएक्शन हो गया.
अब किसी का मन चलेगा कि थोड़ी देर पहले MnO2 ऑक्सलेट को ऑक्सीडाइज करके कार्बोनेट बनाया था, वो भी +4 में था, तो यहाँ +4 में चला गया, ऑक्सीडेट +3 से +4 कार्बोनेट में गया, लेकिन यहाँ +4 आप CO2 क्यों बना रहे हैं, कार्बोनेट क्यों नहीं बना रहे हैं? तो यहाँ भी कार्बोनेट बनाइए ना। जवाब यहाँ भी कार्बोनेट मतलब कार्बोनिक एसिड बनेगा, कार्बोनेट का मतलब कार्बोनिक एसिड यहाँ भी बनेगा, लेकिन ये बहुत ही अनस्टेबल है, टूट जाएगा, और टूट के क्या देगा, CO2 एंड वही तो लिखे हैं। बताओ कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल है, जब CO2 को पानी में घोल दो तो बताओ कार्बोनिक एसिड बन जाता है। CO2 को हाई प्रेशर पर पानी में घोल दो तो कार्बोनिक एसिड बनता है, और उसी में तुम डिफरेंट फ्लेवर डाल दो तो लिम्का, थम्स अप, कोल्ड ड्रिंक बहुत सारी बन जाती है। अलग अलग फ्लेवर डालते जाओ तो सॉफ्ट ड्रिंक बन जाता है। अच्छा, उस ढक्कन जैसे खोलो उसका, जैसे तुम ढक्कन खोलो बताओ CO2 झटके से बाहर आ जाती है, तो बताओ CO2 कहाँ स्टेबल है, कार्बोनिक एसिड स्टेबल कहाँ है? वो फर्स्ट से डिकम्पोज करके क्या देगा, CO2 वही तुमको दिखाई देगा। तो ऑक्सलेट KMnO4 के पिंक कलर को डिकलराइज करेगा, रिडॉक्स रिएक्शन होगा। मतलब किसी रिएक्शन को रटो नहीं, उस रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल यूज हो रहा है उसको बड़े ध्यान से देखो कि इसका नेचर क्या, इसका नेचर क्या। नेचर देखोगे तो तुमको उसके रिएक्शन अपने आप दिखने लग जाएंगे। हाँ, यदि कोई एसिड है तो सामने बेस खोजो, ऑक्सीडाइजिंग है तो सामने रिड्यूसिंग खोजो। यदि अपोजिट नेचर के मिलेंगे तो रिएक्शन होगा, सेम नेचर के मिल गए आपस में, नो रिएक्शन, रिएक्शन होगा ही नहीं, बस खत्म बात। हम यही से जानते हैं, इसी को पकड़े हुए और मेरा रिएक्शन बनता जा रहा है। देखना, हम मोर देन 500 बोर्ड पर रिएक्शन लिखे, लेकिन कोई रटे नहीं हम रिएक्शन। 500 से ज़्यादा रिएक्शन बोर्ड पे आएगा, देखना तुम, कोई हम रटे नहीं है। केवल हम बस यही जानते हैं कि रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल यूज हो रहा है उसका नेचर क्या है, और नेचर कैसे पकड़ते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर से, उसके आयनों को नेचर से कि उसमें कौन कौन से आयन्स हैं। दो ही रिएक्शन हो सकता है, या तो एसिड बेस या तो रिडॉक्स, या तो रिडॉक्स या तो नॉन रिडॉक्स, दो ही तो रिएक्शन है। या तो फिर प्रेसिपिटेशन होगा, और प्रेसिपिटेशन के लिए सॉल्बिलिटी, दो लाइन याद कर लो बस। अच्छा, मान लो सोडियम ऑक्सलेट का सॉल्यूशन है, इसमें तुम कैल्शियम क्लोराइड डालो, क्या कुछ आंखों से दिखाई देगा?